ठीक, तो लास्ट क्लास में जो था ये हम लोगों का क्या बोलते हैं, सॉरी, ओव्यूल जो था, ओव्यूल के बारे में पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा हुआ था। ठीक है, लास्ट क्लास में ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर तुम लोगों ने देखा हुआ था। अब आज जो है हम लोग देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस पूरा का पूरा प्रोसीजर। देखो बहुत ज्यादा तुमको डिफरेंस देखने के लिए मिलता नहीं है, डिफरेंस तो है, जैसा हम लोगों ने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस देखा हुआ था तुमको सिमिलर टाइप का देखने के लिए मिलेगा मेगा स्पोरोजेनेसिस, बट थोड़े मोड़े डिफरेंसेस होते हैं। क्लियर? तो ठीक है भाई, एक बार कल तो वैसे ही पावर कट हुआ था तो उसको एक बार रिवीजन करवा देते हैं ताकि सारा चीज एक बार में आ जाए। तो दो पार्ट्स में पढ़े हुए थे, पावर कट होने के पहले और लाए जाने के बाद में। तो दोनों को मैं एक बार 5 मिनट में तुरंत एक बार समराइज कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखो ध्यान से, जैसे सबसे पहला कल हम लोगों ने ओव्यूल देखा हुआ था। ठीक, तो ओव्यूल में क्या क्या देखे हुए थे? ओव्यूल सबसे पहला तो हम लोगों ने गायनोसियम देखा। गायनोसियम में तुम्हारा आ जाता है क्या चीज, कौन सा पार्ट आ जाएगा? कार्पेल। क्लियर? तो कार्पेल के नंबर्स के बेसिस पे इसको दो दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। अगर किसी फ्लावर में एक कार्पेल है तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी, अगर ज्यादा है तो उसको बोलते हैं मल्टीकार्पेलरी। तो मोनोकार्पेलरी में जनरली वो पी वाले प्लांट्स आते हैं, मटर का जो पौधा रहता है। और जो सॉरी मल्टीकार्पेलरी है, मल्टीकार्पेलरी में तुम्हारे दो टाइप से हो जाएंगे। एक तो ऐसे मल्टीकार्प मतलब कि ज्यादा कार्पेल्स जिसमें है, किन्हीं किन्हीं में सारे के सारे कार्पेल्स फ्री होते हैं, किन्हीं किन्हीं में सारे के सारे कार्पेल्स फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज्ड कार्पेल्स जो रहते हैं इनको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इनको? सिनकार्पस। क्लियर? और जो अलग अलग रहते हैं उनको बोला जाता है एपोकार्पस। सिनकार्पस के लिए तुम्हारे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है पेपर का, और एपोकार्पस के लिए एग्जांपल दिया हुआ है माइसीलिया का। क्लियर इतना? इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा हुआ था पूरा का पूरा पिस्टिल या कार्पेल, ऊपर का पार्ट स्टिग्मा, फिर आ जाएगा स्टाइल, फिर आ जाएगा ओवरी। ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोल रहे थे लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। क्लियर? उसके बाद फिर जो स्टाइल था ये हो जाएगा तुम्हारा थिन स्लैंडर इलोंगेटेड। ठीक है, उसके बाद फिर जो बेसल पार्ट था, बल्ज बेसल पार्ट था, उसी को क्या बोल रहे थे? ओवरी। ठीक है, ओवरी। अब ओवरी के बारे में आगे देखो, ओवरी जो रहता है, ओवरी के अंदर में खाली चैम्बर्स रहते हैं, किन्हीं किन्हीं में एक चैम्बर मिलेगा, किन्हीं किन्हीं में एक से ज्यादा चैम्बर्स मिलते हैं। ये जो खाली स्पेस या फिर खाली चैम्बर्स होते हैं इनको बोला जाता है लॉक्यूल। क्लियर? अगर एक लॉक्यूल प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं यूनिलॉक्यूलर, अगर ज्यादा लॉक्यूल्स प्रेजेंट होता है तो उसको बोला जाता है मल्टीलॉक्यूलर। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए अगर बोलोगे तो जो मटर का जो पौधा रहता है, अरे ऐसे समझो, जिसका जो ढक्कन होता है ना, छिलका बाहर वाला, सीड के बाहर का जो छिलका रहता है, समझे, उसके अंदर में कितने पॉट्स, मतलब कितने अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं वो तुमको देखना है, कंपार्टमेंट्स कितने बने हुए हैं वो देखना है, और वही तुम्हारा डिसाइड करता है लॉक्यूल। जैसे अगर नींबू को लेकर के, लेमन को अगर लेकर के ऐसे काटोगे तो बीच में ऐसे तुमको 4-5 पार्ट्स में कटा हुआ दिखेगा नहीं दिखेगा? ठीक है, तो बीच में जो 4 सीड्स यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे होते हैं। समझे? तो ये जो अलग अलग पार्ट्स में तुमको सीड्स दिख रहा होगा, इसमें अगर ये 4 पार्ट्स में अलग सीड्स दिख रहा होगा तो इसके कितने टोटल लॉक्यूल्स हो जाएंगे? 4। क्लियर? जिसमें नहीं होते, जैसे मटर का जो रहता है, मटर का जो सीड रहता है पूरा का पूरा, वो एक सिंगल कवरिंग से कवर्ड रहता है। ठीक, उसको अगर खोलोगे तो अलग अलग कंपार्टमेंट दिखता है कि एक ही कंपार्टमेंट रहता है? एक ही कंपार्टमेंट रहता है। क्लियर हुआ? तो वो जो हो जाएगा तुम्हारा कैसा हो जाएगा? वो यूनिलॉक्यूलर। कोई डाउट नहीं? आगे अगर हम लोग ओवरी के अंदर की बात करेंगे तो ओवरी के अंदर जब जाओगे तो वहां पे प्लेसेंटा रहता है। प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सारे के सारे ओव्यूल्स को अपने में अटैच करके रखता है। ओव्यूल्स को प्लेसेंटा से अटैच करवाने के लिए एक बीच में स्टॉक का रिक्वायरमेंट होता है जिसको बोला जाता है फ्यूनिकल। क्लियर? क्लियर हुआ इतना? हमारे यहाँ पे जो हम लोग ओव्यूल पढ़ने वाले हैं, इस ओव्यूल का नाम क्या लिखवाया था कल? एक लंबा चौड़ा क्या नाम लिखवाए थे? इंटेग्यूमेंटेड इंडेhiscence मेगास्पोरेंजियम। इंटेग्यूमेंटेड का मतलब बोले यहाँ के इंटेग्यूमेंट्स थे, वहां पे क्या थे? इंटेग्यूमेंट्स एक्चुअली में इस शेप में होता है, ऐसे। ये दिख रहा है? कैमरा में तो दिखेगा नहीं, तुम लोग देख लो भाई, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले देखेंगे फिर। ये इस टाइप से होता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर। समझ में आया? ये एक स्ट्रक्चर बाहर गया, फिर एक स्ट्रक्चर सामने से आया, ये दूसरा, दो स्ट्रक्चर ऐसे गए। क्लियर? और देखो इन दोनों के बीच में, ये दोनों जो फिंगर्स दिख रहे हैं इनके बीच में खाली गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो ये जो खाली गैप दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? माइक्रोपाइप। क्लियर? और यहाँ ऊपर से देखो ये पूरे के पूरे जुड़े हुए हैं, ऊपर से जुड़े हुए हैं, तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? चैलेजार। ठीक है, बस। अब देख लो एक बार फिर हम लोग यहाँ से तुम्हारा ओवरी, सॉरी, ओव्यूल देख लेते हैं। ओव्यूल को क्या बोला गया था? इंटेग्यूमेंटेड इंडेhiscence मेगास्पोरेंजियम। क्लियर है? तो ये हो जाएगा ओव्यूल। हमारे यहाँ पे तुम्हारे मतलब तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में जिस ओव्यूल की बात किया हुआ है वो कौन सा ओव्यूल है?
वो है एनाट्रोपस। कैसा ओव्यूल है वहां पे? एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ओव्यूल उसको बोलते हैं जो 180 डिग्री रोटेटेड होता है। क्लियर? जो 0 डिग्री रोटेटेड होता है, बोलने का मतलब जो स्ट्रेट रहता है उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। जो 90 डिग्री होता है उसको हेमी एनाट्रोपस। और भी बहुत सारे टाइप आएंगे। क्लियर? एक सर्किनोट्रोपस आता है। सर्किनोट्रोपस बोलने का मतलब जो पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेटेड रहता है। ठीक? और दो टाइप्स और है, नाम उसका दिमाग से उतर रहा है, बाकी दिखाएंगे उसको तुमको, देखो ध्यान से। तो यहां से क्या आ जाएगा सबसे पहले? ये हो गया इस हिसाब से ओव्यूल। क्लियर? ओव्यूल में नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा उसका स्टॉक, इसको बोल रहे थे फ्यूनिकल। जिस पार्ट में ये बॉडी से, ओव्यूल के बॉडी से अटैच होता है, इसको बोलते हैं हाइलम। ये हो गया हाइलम। हाइलम के बाद ये जो बीच में ये पोर टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ऊपर साइड में चले जाओगे तो वो हो जाएगा चेलेजा। और यहाँ पे पूरा का पूरा तुम्हारा क्या रह जाएगा? न्यूसेलस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? न्यूसेलस। बुक में तुम्हारा न्यूसेलस का डायग्राम ना देकर के यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बनाया हुआ है। एम्ब्रियो सैक अभी बना नहीं है, समझे? आज हम लोग एम्ब्रियो सेक तक पहुंचेंगे। जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है, मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या फॉर्मेशन करना रहेगा? एक तो मेगा स्पोर बनाएंगे, और मेगा स्पोर जो रहता है वो फाइनली माइटोटिक सेल डिवीजन करते हुए वो फाइनली तुम्हारा क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सेक, जिसको कि बोलते हैं हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर? उसको क्या बोला जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट। और एम्ब्रियो सेक बोलने का मतलब ये है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एम्ब्रियो डेवलप होने वाला रहता है वो उसी सेक के अंदर में ही डेवलप होता है। समझ में आया ये? क्लियर? ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूसेलस के सेल्स होने वाले हैं, यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? दो चीजें और याद रखना, न्यूसेलस सेल्स भी जो रहते हैं, ये जो टिश्यू होता है न्यूसेलस टिश्यू जो रहता है, ये क्या, ये कौन से टिश्यू का बना हुआ रहता है? पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ रहता है। साथ ही साथ जो प्लेसेंटा होता है जिससे कि ये जुड़ा हुआ रहेगा, प्लेसेंटा भी कौन से टिश्यू का बना हुआ रहता है? पैरेनकाइमेटस टिश्यू, सॉरी पैरेनकाइमेटस टिश्यू का वो भी बना हुआ रहता है। कोई डाउट इसमें? नहीं। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अगला हेडिंग लगाओ। मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है? अब ध्यान से समझो यहां पे, जब हम लोग पोलन ग्रेन्स की बात किए हुए थे, जब हम लोग पोलन ग्रेन्स की बात किए हुए थे, तो उसमें से सबसे पहला कौन से सेल्स थे वहां पे? कौन से सेल्स थे? स्पोरोजिनस सेल्स थे, क्योंकि वही जाकर के स्पोरोजिनस टिश्यू बना रहा था। तो स्पोरोजिनस जो वहां पे सेल प्रेजेंट थे, सारे के सारे सेल्स जो थे वो क्या बना पा रहे थे? सारे के सारे पोलन ग्रेन तो बनाएंगे बाद में, पहले तो बनाएंगे वो माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? या फिर पोलन मदर सेल, पीएमसी। तो जितने भी वहां पे तुम्हारे कौन से सेल्स हो जाएंगे? कौन से सेल्स हो जाएंगे? स्पोरोजिनस सेल्स हो जाएंगे। सारे के सारे स्पोरोजिनस सेल्स कैपेबल होते हैं किसके लिए? अरे भाई, पोलन, पोलन मदर सेल बनाने के लिए। क्लियर? और पोलन मदर सेल जो रहता है ये फाइनली फिर डिवाइड होकर के 4 माइक्रोस्पोर्स बनाता है, और 4 जो माइक्रोस्पोर्स बनाता है, चारों के चारों फिर क्या होता है? फंक्शनल होते हैं। क्लियर इतना? क्लियर? इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, देखो ध्यान से। होगा क्या, जब अंदर में जितने भी न्यूसेलस सेल्स है, जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ सेल होता है, जो सेल किधर होता है? माइक्रोपाइल एंड की तरफ। हम लोग, मैं कल ही बता दिया हूं, हर बार डायग्राम में हम लोग नीचे में माइक्रोपाइल लेने वाले हैं और ऊपर में चैलाजा लेने वाले हैं। ठीक? माइक्रोपाइलर एंड के साइड में जो सेल्स होते हैं उनमें से एक सेल जो है ये डेवलप करेगा, उनमें से एक सेल क्या करेगा? डेवलप करेगा। और डेवलप करने के बाद यही सेल बनाता है यहाँ पे माइक्रो, सॉरी, मेगा स्पोर मदर सेल। समझ में आया इतना? तो पिछले वाले में माइक्रोस्पोर वाले केस में माइक्रोस्पोर मदर सेल सारे के सारे बना पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जितने भी तुम्हारे न्यूसेलस है उनमें से आउट ऑफ 1 सिर्फ एक क्या बनाएगा? मेगा स्पोर मदर सेल बनाएगा, जो किस साइड में होना चाहिए? माइक्रोपाइल के साइड में होना चाहिए। समझ में आया इतना? क्लियर है? तो इसमें क्या लिखेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। सबसे पहला
one of the cell present at micropylar end, one of the nucellus cell present at micropylar end. Micropylar end develops to form MMC. बोलने का मतलब मेगास्पोर मदर सेल. इसको पूरा लिखना तो मेगास्पोर मदर सेल. हो गया. लिखे लिखे. अब देखो मेगास्पोरोजेनेसिस जो है, इस प्रोसेस को हम लोग वन बाय वन करके अब पूरे के पूरे डायग्राम से इसको कवर करेंगे. ध्यान से समझो. मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब मेगास्पोर का फॉर्मेशन. ठीक है. तो अब देखो यहां से इसका जो है फॉर्मेशन ये हो कैसे रहा है. इसमें बहुत ज्यादा तुमको लिखने के लिए चीज नहीं है, समझने वाली चीज यहाँ पे ज्यादा है. क्लियर. देखो सबसे पहला तो हम लोगों ने ले लिया ये एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल. क्लियर. अब मेरे को बताओ ये मियोसिस करेगा कि माइटोसिस करेगा? है? अरे क्या करेगा? मियोसिस करेगा. कितना मियोसिस करता है? एक की दो? एक मियोसिस होगा कि दो मियोसिस होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब देख रहे थे तो वहां पे मियोसिस एक हुआ था कि दो हुआ था? पैदलो वहां पे भी चिल्ला चिल्ला के बोला था कि मियोसिस एक है, वो दो स्टेप्स में हो रहे हैं. कुछ भी दो हो रहा था. कितने होते हैं मियोसिस? एक ही मियोसिस होता है, वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है. पहले स्टेप में दो सेल बनाएगा, दूसरे स्टेप में चार सेल्स बनाएंगे. सेम वही कॉन्सेप्ट तुमको यूज करना है यहाँ पे. क्या हो जाएगा? सबसे पहला मियोसिस वन. मियोसिस वन से ये क्या बनाएगा? सबसे पहले मेगास्पोर डायड. सबसे पहले ये डिफरेंशिएट किया, मेगास्पोर डायड बना लिया. मेगास्पोर डायड बनाने के बाद फिर यहां से मियोसिस टू होगा. ठीक है. और मियोसिस टू से ये क्या बना लेगा? मेगास्पोर टेट्राड. ध्यान से समझो. यहां पे मेगास्पोर टेट्राड वो हो गया. चार यहाँ पे मेगास्पोर्स बन चुके हैं. अब देखो ध्यान से, नीचे साइड को हम लोगों ने क्या लिया था? माइक्रोपाइल. ऊपर साइड को क्या लेना है? चैलेजल एंड. ठीक है. ये माइक्रोपाइल की तरफ है. अब जब यहां से तुम्हारे ये जो चार नए मेगास्पोर्स बन करके आए हुए हैं, नीचे का साइड किधर हो जाएगा? ये माइक्रोपाइल. और ऊपर क्या आ जाएगा? ये चैलेजल एंड. समझ में आया? टोटल यहाँ पे कितने हैं? चार. अब ध्यान से समझो, यहीं पे कंफ्यूजन होता है. यहां पे तीन जो माइक्रोपाइल साइड के, ठीक, तीन कौन से साइड के? माइक्रोपाइल साइड के. ये तीन आगे चल करके डिजनरेट कर जाते हैं, मतलब कि खत्म हो जाएंगे. ठीक. तो एक खाली इसमें से फंक्शनल होता है. कौन सा फंक्शनल होता है बोलने से? चैलेजल एंड वाला. कौन सा फंक्शनल होता है? चैलेजल एंड. ये हो जाएगा इसमें से फंक्शनल. जबकि माइक्रोस्पोर के केस में चार माइक्रोस्पोर्स बने हुए थे और चारों के चारों कैसे थे? फंक्शनल थे. यहाँ पे तीन डिजनरेट हो जाते हैं और एक ही फंक्शनल होता है. अब ध्यान से समझो, इसमें कंफ्यूजन होता है बार बार, क्योंकि स्कूल के कोई टीचर जो रहते हैं, जो लोग थोड़े से ज्यादा मतलब कि थोड़ा सा हायर स्टडी करके आए हुए रहते हैं, वो लोग अपना वहां पे थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं. तो ध्यान से समझो, पहले ही साल में ये प्रॉब्लम हुआ था. मैं यहाँ पे एनसीईआरटी तुम्हारे हिसाब से ये बोलता है कि माइक्रोपाइलर एंड के तीनों डिजनरेट होंगे और फंक्शनल होगा कौन सा? चैलेजल एंड का. समझ में आया? लेकिन सारे प्लांट्स में ये नहीं होता है. क्लियर. सारे प्लांट्स में ये नहीं होता है. जनरली ये जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है ना, यहाँ पे ये एक मेगा स्पोर बना हुआ है. यहाँ पे कितने मेगा स्पोर फॉर्मेशन, सॉरी, यहाँ पे कितने मेगा स्पोर फंक्शनल है? एक. चार मेगा स्पोर बना, चारों में से कितने फंक्शनल है? एक. कोई से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें दो मेगा स्पोर फंक्शनल होते हैं. कोई से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कि चारों के चारों मेगा स्पोर क्या होते हैं? फंक्शनल होते हैं. समझ में आया? जिसमें एक मेगा स्पोर या फिर जिसमें एक स्पोर फंक्शनल है उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक प्लांट्स. क्लियर. उसको क्या बोला जाता है? मोनोस्पोरिक प्लांट्स. जिसमें दो फंक्शनल रहेंगे उसको बोलेंगे बाइस्पोरिक प्लांट्स या फिर डाइस्पोरिक प्लांट्स. जिसमें चारों फंक्शनल होते हैं उसको बोलते हैं टेट्रास्पोरिक प्लांट्स. क्लियर हुआ इतना?
इतना समझ में आया? अब ध्यान दो, ये हम लोग किस टाइप का प्लांट देख रहे हैं? मोनोस्पोरिक प्लांट। ये सबसे कॉमन प्लांट्स में होता है। और मोनोस्पोरिक प्लांट में भी हम लोग देख रहे हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ प्लांट। कौन सा टाइप हो जाएगा? मोनोस्पोरिक में पॉलीगोनम। ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, बुक में नहीं लिखा हुआ है, और मे भी स्कूल में भी नहीं बताया जाएगा। मैं ये तुमको एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ, और ये इसी वजह से दे रहा हूँ क्योंकि पिछले साल के क्लासेस में एक दो बार ये हो चुका है कि स्कूल वाले इसको अलग पढ़ा देते हैं और यहाँ पे अलग पढ़ाए हुए रहते हैं, फिर स्टूडेंट आकर के चिल्लाते हैं। क्लियर? तो मैं पूरा रीजन बता रहा हूं, अगर स्कूल वाले तुमको जिस भी तरीके से बताए वो वैलिड है। समझ में आया? बाकी आंसर तुमको अपने एनसीईआरटी के हिसाब से देना है, और यहाँ पे जो कंटेंट तुमको लिखवाए है वो एनसीईआरटी के हिसाब से, भले स्कूल वाले जो भी लिखवाए वहां पे अपना आंसर राइटिंग कर लेना, बोर्ड में तुमको एनसीईआरटी का लिखना। क्लियर? हालांकि स्कूल वाले भी जो बताएंगे या कोई डिफरेंट अगर बताता है तो वो गलत नहीं होगा, वो स्पेसिफिक प्लांट के केस में ये होता है। हम लोग किस टाइप का प्लांट पढ़ते हैं? मोनोस्पोरिक में पॉलीगोनम। मोनोस्पोरिक में कौन सा टाइप हम लोग पढ़ते हैं? पॉलीगोनम टाइप। और ये जो रहता है ये मोस्ट कॉमन प्लांट होता है। और कल के क्लास में मैं तुमको बता दिया था कि एनसीईआरटी तुम्हारे क्लास के हिसाब से जो सबसे कॉमन होता है उन्हीं चीज के बारे में लिखता है। बात समझे इतना? क्लियर? तो मोस्ट कॉमन प्लांट्स क्या हो जाएगा? मोनोस्पोरिक, पॉलीगोनम। और इसी प्लांट में जो चैलेजल एंड वाला होता है मेगास्पोर, वही क्या बचता है? फंक्शनल। समझ में आया? अब याद करने का ट्रिक समझो। नीचे में माइक्रोपाइल था, जो एमएमसी बना हुआ है वो भी माइक्रोपाइल के साइड में, जो मेगास्पोर्स डिजनरेट होंगे वो भी माइक्रोपाइल के साइड में। तो बस एक चीज दिमाग में बिठाओ, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करवाना है तुमको, सारा कुछ किधर करवाना है? माइक्रोपाइल के साइड में। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? तो कौन सा फंक्शनल होता है? चैलेजल का, चैलेजल एंड का जो मेगास्पोर रहता है ये क्या होता है? ये फंक्शनल होता है। तीन किधर के डिजनरेट करेंगे? माइक्रोपाइल एंड के डिजनरेट करेंगे। समझ में आ गया? अरे लिख लोगे इतना? ठीक, चलो वहां से यहां फटाफट बनाओ। एक्चुअली में ये डायग्राम देखो, थोड़ा बनाओगे तो यही है अभी कॉपी में, बाकी इसको थोड़ा सा इमेजिन करवा देते हैं। देखो ध्यान से, ये इस टाइप से होने वाला है। सबसे पहला तो इधर में हुआ है चार, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 मेगास्पोर्स बन गए। माइक्रोपाइल की तरफ 3 है, ये तीनों क्या कर जाएंगे? डिजनरेट कर जाएंगे। तो ये तीनों डिजनरेट कर गए। अब ये जो बचा हुआ है ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? क्या बन जाएगा? मेगास्पोर। यही है वो मेगास्पोर। ठीक, अब ये मेगास्पोर जो है ये धीरे धीरे करके डेवलप करेगा, और ये जब डेवलप करेगा तो पहले यहाँ पे ये डेवलप करके ये इतना बड़ा डेवलप हो गया। क्लियर है? ये डेवलप हो गया, और इसके अंदर में न्यूक्लियस तो रहेगा ही रहेगा। अब इसके अंदर में फिर डिवीजन स्टार्ट होता है। ठीक, अब इसके अंदर में कितना न्यूक्लियस दिख रहा है? एक। और टोटल सेल कितना है? ये एक। ठीक, अरे ये सेल कितना है? एक ही ना। तब के केस में ये अभी वन सेल्ड स्टेज में है, वन न्यूक्लिएटेड वन सेल्ड स्टेज में है। इसको अभी हम लोग को 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्टेज तक पहुंचाना है। बोलने का मतलब ये एक सभी और कितना सेल बनाने वाले हैं? 7। और न्यूक्लियस कितना बनाएंगे? 8। समझ में आया ये? क्लियर? और ये इसी हिसाब से अरेंजमेंट जो रहेगा ये आगे बढ़ते हुए जाएगा। तो बार बार इतना बड़ा लंबा चौड़ा फूल पत्ती बनाने से बढ़िया एक एक गोला बनाओ, तुम्हारा काम उतने में से हो जाएगा। समझे? इतने को लिखो जल्दी फटाफट। लिखे क्या? मेरे को प्लॉइडी बताओ तो भाई, प्लॉइडी बताओ सबका। ये डिप्लॉयड और बाकी सारे एप्लॉयड। एमएमसी डिप्लॉयड। बोल। स्किप। जब माइक्रोज पर मदर सेल पढ़ा रहे थे तब थी, तो पैदल वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना है। जब उसमें हम लोगों ने पोलन मदर सेल बनाया हुआ था तो पीएमसी कैसे था? डिप्लॉयड था, क्योंकि वो प्लांट का पार्ट था। फिर जब मियोसिस करेगा तब ना उसका सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होगा तो फिर वो
रिडक्शनल सेल डिवीजन होगा मियोसिस, और मियोसिस जब होता है तो रेड्यूस होकर के वो फिर प्लॉइडी उसका एन बन जाएगा। तो बोलने का मतलब ये जो माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल है इसका प्लॉइडी 2 है। इसके बाद सारे कैसे बन जाएंगे, एन, ये सब एन एन है, ये भी एन, और जो सिंगल अभी आगे देखने वाले हैं वो भी कैसे बन जाएगा, एन, सबका प्लॉइडी एन। प्लॉइडी याद रखना भाई, जब तक मियोसिस नहीं होगा प्लॉइडी चेंज नहीं होगा, और मियोसिस होने के बाद जब फिर माइटोसिस होता है तब भी प्लॉइडी चेंज नहीं होगा। बात समझे, जैसे मियोसिस यहाँ पे हो गया तो प्लॉइडी चेंज हो गया 2n से n। अब जब इसमें फिर तो मियोसिस और होने वाला नहीं है। अरे आधा आधा टुकड़ा करने के बाद और उसको कितना आधा टुकड़ा करोगे, आधे में ये हो गया कंप्लीट। अब जब ये आगे सेल डिवीजन करने वाले रहेंगे तो ये कैसा सेल डिवीजन करेंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन करेंगे, और माइटोटिक सेल डिवीजन में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम नहीं होता तब भी उसका प्लॉइडी चेंज नहीं होगा, और ये n है तो आगे माइटोसिस से भी जो भी बनने वाला रहेगा वो भी कैसा रहेगा, प्लॉइडी उसका n। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक, इतना को लिखो जल्दी फटाफट, हो गया क्या, लिख लिए, ठीक भाई। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेट, अगला हेडिंग लगाओ। ये तो मेगास्पोर हम लोग बना लिया, हम लोगों ने मेगास्पोर बना लिया। अब लिखो अगला फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेट। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेट, ठीक। देखो सबसे पहला तो हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे एक एमएमसी, सॉरी मेगास्पोर, ठीक, एक मेगास्पोर आ गया। ये जो मेगास्पोर है, एंड भी लिखते हुए चलना ना, नीचे में क्या है माइक्रोपाइल, ऊपर में क्या है चेलेजा, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब ये जो मेगास्पोर है, अब इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ पे जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक सेल डिवीजन। सुने, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक सेल डिवीजन। देखो फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक सेल डिवीजन बोलने का मतलब अभी यहाँ पे जो माइटोसिस होता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तुमको देखने के लिए मिलेगा, ओनली कैरियोकाइनेसिस, ठीक, ओनली कैरियोकाइनेसिस। तो पहली बार जब कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, बोल तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, हाँ हाँ तो बोल भाई, पढ़ी थी तो, गई, बोल, सिंपल। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और सेल डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो न्यूक्लियर डिवीजन से होगा क्या, देखो ध्यान से, सबसे पहला तो यहाँ पे दो न्यूक्लियाई बन गए, सबसे पहला क्या बन गया यहाँ पे, दो न्यूक्लियाई फॉर्म होने के बाद एक काम करते हैं, रुको, पहले दोनों न्यूक्लियाई साथ साथ में बन गए, क्लियर। दो न्यूक्लियाई बनने के बाद ये अपने आप को पोलराइज करते हैं, बोलने का मतलब पोल्स के डायरेक्शन में एक दूसरे को ले जाएंगे, ये किधर चले जाएंगे, पोल्स की तरफ चले जाएंगे। तो ये फर्स्ट माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ है, सॉरी न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है। अगला, अभी देखो न्यूक्लियर जो है वो दोनों के दोनों अभी फ्री हैं, इनको कोई सा भी अभी मेम्ब्रेन जो है ये बाउंड नहीं किया हुआ है, क्लियर। तो यहां से देखो ध्यान से, ये तो फर्स्ट माइटोटिक सेल डिवीजन हो गया, सॉरी न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, यहां से सेकंड माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन हम लोग करवाएंगे। तो देखो ध्यान से, अब दो से कितने बनेंगे, ये 4, अब ये फिर से डिवाइड करेंगे और ये क्या बना लेगा, वो अपना कॉपी बना लिया, ये अपना कॉपी बना लिया। तो ये कितना न्यूक्लियस का स्टेज है, 2 न्यूक्लियस का स्टेज है, तो ये इसको हम बोलते हैं बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज, क्लियर। ये 4 न्यूक्लियस का स्टेज हो गया, ये हो जाएगा टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज, क्लियर। अब इसके बाद फिर ये फिर से थर्ड प्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन करने वाले रहेंगे, कैरियोकाइनेसिस होगा, और यहाँ पे फिर ये दो जो रहेंगे ये अपना कॉपी फिर बनाएंगे और ये दो अपना कॉपी फिर बनाएंगे। तो इनका कॉपी जब बन जाएगा 1 2 3 4, ये समझ में आया।
फिर दूसरे का 1 2 3 4, समझ में आया। अब भी ये चारों के चारों न्यूक्लियस जो है ये फ्री है, क्लियर। और ये कौन सा स्टेज हो जाएगा, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। सेल कितने हैं, सेल कितने हैं अभी वहां पे, एक ही है, समझ में आया। और उसी एक सिंगल सेल के पास अभी कितने न्यूक्लियस आ गए, टोटल 8। तो ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गया। अब होता क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमेशा याद रखना, नीचे वाला क्या है, माइक्रोपाइल, ऊपर वाला चेलेजा। अब देखो, जब ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में आ जाता है, तब के केस में दो न्यूक्लियस जो है या दो न्यूक्लियाई जो है, ये ऐसे देखो, दो न्यूक्लियाई फ्री है, क्लियर। 3 न्यूक्लियाई जो रहेंगे इनको, ये 1 ये 2 और ये 3 पोलर साइड में गए हुए हैं ना, तो 3 न्यूक्लियाई को यहाँ पे 3 क्या मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड कर जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे ये जब 3 न्यूक्लियाई को 3 मेम्ब्रेन सराउंड कर गया, तो यहाँ पे कितने सेल्स बन गए, टोटल 3, समझे। 3 न्यूक्लियाई ये चले गए, 2 ये चले गए, और कितने बचे, 3 और। अब देखो ये जो 3 न्यूक्लियाई और बचे हुए हैं, 1 2 3, इनको भी क्या करता है, मेम्ब्रेन सराउंड कर जाता है, समझ में आ गया। नीचे वाला कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल, ऊपर वाला क्या है, चेलेजार। यहां तक समझे, यहां तक समझे। तो ये जो स्टेज आया हुआ है, ध्यान दो, यहाँ पे तुमको 2 न्यूक्लियस दिख रहे होंगे, 2 न्यूक्लियस दिख रहा है। तो ये जो है ये बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन, एक सेकंड, इसको भी मत, इसको बाद में देखेंगे। 2 न्यूक्लियस दिखे यहाँ पे तुमको। अब देखो टोटल नंबर ऑफ सेल्स पहले काउंट करो, तो एक तो हो जाएगा ये, एक ये, एक ये, कितने हो गया, 3, 3 नीचे, 1 2 3, 3 3 6 हो गया, और एक पूरा ये बड़ा सा सेल, पूरा बड़ा सा सेल हो गया। तो टोटल सेल्स कितने हो गए, 7, और न्यूक्लियस अभी भी कितने हैं, टोटल 8। तो ये जो स्ट्रक्चर बन करके आया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, क्लियर हुआ ये, यहां तक समझ में आया, ठीक। यही है पोलेंस, सॉरी यही है एम्ब्रियोस है। अब इसके बारे में डिटेलिंग हम लोग अगले वाले स्लाइड में करेंगे, पहले इतने को पूरा का पूरा छापो। पूरा 8 न्यूक्लियस बनते तक कहीं पे भी साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे सेल डिवीजन लिख दिया, सेल डिवीजन नहीं ना, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, सेल डिवीजन तो वही नहीं है, ये सेल नहीं आएगा। हो गया कंप्लीट, ठीक है भाई। तो यहां से देखो अब आगे, अब हम लोग एम्ब्रियो सैक के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग ले लेते हैं कि ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसमें किस किस पार्ट को क्या क्या बोला जाता है, देखो ध्यान से। अगला हेडिंग लिखो, एम्ब्रियो सैक, इसी को क्या बोला जा रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, इसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब आगे देखो, यहां पे जैसे हम लोगों ने ये बना लिया पूरा का पूरा बड़ा सा सेल, क्लियर। इसके 2 न्यूक्लियस हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर दे, 3, यहां पे टोटल 3 सेल्स आ गए, ठीक। अब यहां पे जो है एक ये और 2 ये, डिफरेंट कलर से बनाने का भी यहाँ पे मतलब है, ये क्लियर हुआ। 3 सेल टोटल नीचे में, 3 सेल ऊपर में, ये एक बड़ा सा सेल हो जाएगा। अब किसको किसको क्या क्या बोलता है, पहले लेबलिंग ही देख लो। इसको बोला जाता है सेंट्रल सेल, क्लियर। 2 न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है, 2 न्यू, तो ये जो सेंट्रल सेल है ये कैसा होता है, ये इसके 2 न्यूक्लियस है ना यहाँ पे, तो ये बाई न्यूक्लिएटेड सेल, क्लियर। ये कैसा न्यूक्लिएटेड सेल हो जाएगा, बाई न्यूक्लिएटेड सेल। अब ध्यान से समझो, यहां पे जब ये तो सेंट्रल सेल हो गया, ये 2 सेल्स हैं, इन सॉरी 2 न्यूक्लियाई है, इनको बोलते हैं हम लोग पोलर न्यूक्लियाई।
इनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर? तो ये पोलर न्यूक्लियाई हो गया। ध्यान समझो, ऊपर में जो 3 सेल दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल। इनको एंटीपोडल सेल बोला जाता है। ठीक, यहां पे जो तुमको येलो कलर में दिख रहा होगा, इन दोनों सेल्स को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्लियर? ये सिनर्जिड्स हो गए। इसके बाद ये बीच में जो सेल दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एग सेल। ये हो गया एग सेल। अब देखो, ये जो सिनर्जिड्स तुमको दिख रहा है इनके अंदर में तुमको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने के लिए मिलता है। फिंगर लाइक इस टाइप से स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। समझ में आया? ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इसको क्या बोला जाता है? फिलीफॉर्म एपरेटस। क्लियर हुआ इतना? अब ध्यान से समझो, यहां पे हम लोगों ने टोटल इसका लेबलिंग कर दिया। बनाओगे क्या? पहले बना लो, तो पहले इसको बनाओ फिर एक्सप्लेन करते हैं। बनाओ, पहले बनाओ, ड्रॉ करो जल्दी फटाफट। हो गया? ठीक, तो इतना देखने के बाद अब एक एक करके डिटेलिंग कर लेते हैं। देखो ध्यान से, एंटीपोडल सेल जो रहता है जनरली तुम्हारे बुक में इसका काम क्या होता है ये नहीं दिया हुआ है, और इसका जो है अलग अलग बहुत सारे काम होते हैं। अगर तुमको लिखना रहा तो इसमें लिख लेना, इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। जो न्यू फॉर्म होने वाला, एम्ब्रियो होने वाला होगा उसको ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो इस पर लिख लो सिर्फ सिंपल इतना, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? अब एग सेल तो पता ही है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं क्योंकि इसको हम लोग आगे में देखने ही वाले हैं। फर्टिलाइजेशन इसी के साथ में होना है। क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान से देखो, एग सेल जो है इसको भी नहीं देखेंगे। सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स जो है ध्यान दो यहां पे, जब ऊपर में, अब ये तो एम्ब्रियो सेक हो गया, ये पूरा का पूरा ये ओवरी है, इसके बाहर में एक ओवरी एज्यूम कर लो, और ओवरी के ऊपर में जब जाओगे तो क्या मिलेगा तुमको? स्टिग्मा। स्टिग्मा और स्टाइल मिलेगा ना वहां पे। तो समझो ऊपर में स्टाइल जो है वहां से पोलन ग्रेन वहां पे अभी होगा। अभी फिलहाल के लिए मान करके चलो पोलन ग्रेन वहां तक पहुंच चुका है। ये बना लियो ना? ये बना लियो? एक काम करते हैं, वेट, देखो, ठीक, तो ये अभी के लिए इसको एज्यूम कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा कार्पेल, पिस्टिल, ये हो जाएगा स्टिग्मा, ये हो जाएगा स्टाइल, ये हो जाएगा ओवरी। अब ओवरी में देखो स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने नीचे वाले को क्या बनाया है, हम लोगों ने माइक्रोपाइल, और ऊपर को क्या बनाया हुआ है? चलेगा? ठीक, ठीक है, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा तुमको। यहां पे फिर हम लोगों ने क्या बनाया है, ये अब अंदर में यहां पे आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा एम्ब्रियो सैक। ये हो गया एम्ब्रियो सैक, दिखा? क्लियर है इतना? तो ये हो गया एम्ब्रियो सैक। अब देखो एम्ब्रियो सैक स्टेज कैसे है इसमें, नीचे में टोटल इसमें कितने सेल्स थे? 3, 1, 2, 3। एक है एग सेल, 2 है सिनर्जिड्स। ऊपर में कितने सेल्स हो जाएंगे? 3, 1, 2, 3, तीनों के तीनों एंटीपोडल सेल। और बीच में है यहाँ पे क्या? पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई बोलने का मतलब 2 न्यूक्लियस है, तो 2 न्यूक्लियस को न्यूक्लियाई बोला जाता है। एक न्यूक्लियस हो गया ये, एक न्यूक्लियस हो गया ये। यहां तक में कोई डाउट नहीं है? ये हो गया। ये नीचे की तरफ में माइक्रोपाइल, ये जो दिख रहा है तुमको ये क्या हो जाएगा? इंटेग्यूमेंट। अरे हो जाएगा ना इंटेग्यूमेंट। उसके बाद समझो ऊपर में मान लो पोलन ग्रेन आ गया, मान लो अभी ऊपर में जो है ये पोलन ग्रेन आ गया, पोलन ग्रेन आ गया। अब पोलन ग्रेन ऊपर में उतना दूर में है, एग सेल जो है वो इतने अंदर में है, बीच में पूरे के पूरे मटेरियल पैक्ड है। अब वहां से पोलन ग्रेन यहां तक पहुंचेगा कैसे? उसको भी तो कुछ ना कुछ सिग्नल चाहिए, चाहिए? क्लियर? तो होता क्या है, जैसे ही पोलन ग्रेन वहां पे पहुंचते हैं, ये जो साइड साइड में 2 सिनर्जिड्स देखने के लिए मिला था जिसके अंदर में क्या क्या भरा हुआ है? फिलीफॉर्म एपरेटस। समझे? अब होगा क्या, जैसे ही पोलन ग्रेन वहां पे आते हैं ये जो सिनर्जिड्स है ये बस्ट कर जाएगा, फटेगा, फट जाएगा। ये फटने के बाद फिर जो सिनर्जिड, सॉरी, जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं। क्लियर है?
वो जो केमिकल्स है वही केमिकल्स फिर यहाँ से पोलन को डायरेक्शन दिखाएंगे कि हम यहाँ पे हैं और तुमको यहाँ तक पहुंचना है। फिर ये यहाँ से ऐसे पोलन ट्यूब जनरेट करना चालू करेगा और पोलन ट्यूब जनरेट करते हुए ऐसे नीचे से तुमको ऊपर लेते हुए तुमको सारे डायग्राम्स में देखने के लिए मिलेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ ये? तो फिलिफॉर्म एपरेटस का क्या काम होता है? क्लियर हो गया? वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है आफ्टर पॉलिनेशन, जिसके वजह से पोलन ग्रेन को डायरेक्शन मिलता है और वो जो है वो एग सेल तक पहुंच पाए। समझे क्या बोला? क्लियर हुआ ये? तो फिलिफॉर्म एपरेटस का क्या काम है? सीक्रेट्स केमिकल्स विच डायरेक्ट किसको? पोलन ग्रेन्स। क्लियर हुआ? लिखो उसमें। सीक्रेट्स केमिकल टू डायरेक्ट पोलन ग्रेन, या सिर्फ पोलन लिखो। समझ में आया ये? क्लियर? तो ये एक तो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, दूसरा ये सेल थिकनिंग बढ़ाता है, तो उसको मत लिखो, वो तुम्हारे काम का उतना है ही नहीं, ये तुम्हारे लिए दिमाग में बिठाना है इसको। ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया? अब ये तो सेंट्रल सेल हो गया, फिर ये सिनर्जिड का भी और ज्यादा कुछ देखना नहीं है, वो भी हो गया कंप्लीट। अब ध्यान दो, पोलर न्यूक्लियर यहाँ पे इनका थोड़ा सा यूज हो जाएगा जब दो पोलन ग्रेन्स आते हैं नीचे, ठीक है? मतलब दो मेल गैमेट्स आते हैं नीचे, ठीक है? एक मेल गैमेट आकर के एग से फ्यूज होता है और दूसरा मेल गैमेट आकर के ये जो सेंट्रल न्यूक्लियाई दिख रहा है ना तुमको, पोलर न्यूक्लियाई, इनसे फ्यूज होता है। तो समझो, फर्टिलाइजेशन होने से पहले, बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये जो दो तुमको न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ये आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। तो देखो ध्यान से, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। इसका प्लॉइडी बताओ मेरे को, अरे इस सेल का प्लॉइडी बताओ। एन ही ना होगा भाई, कैसे दिमाग लगाते हो? अब भी अभी 4 बार चिल्लाया हुआ है कि मियोसिस के बाद जब माइटोसिस करेगा तो मियोसिस में रिडक्शनल सेल डिवीजन हो चुका है, उसका प्लॉइडी जितना बन जाएगा, अब जितने बार भी वो माइटोसिस कर ले, अब उसका प्लॉइडी और चेंज नहीं होगा। क्लियर? आगे तो यहां से ये क्या हो जाएगा? इसका प्लॉइडी है एन, इसका भी प्लॉइडी एन, इसका भी प्लॉइडी एन, इसका, इन तीनों का भी प्लॉइडी एन ही हो जाएगा। ये वाला न्यूक्लियस, अरे प्लॉइडी न्यूक्लियस के अंदर के जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से डिसाइड करते हैं ना। समझ में आया कि उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कितने सेट में प्रेजेंट है? एक सेट में होता है तो प्लॉइडी 1, 2 सेट्स में होते हैं मतलब पेयर्स में होते हैं तो प्लॉइडी 2, अगर 3 सेट्स बन जाएंगे तो प्लॉइडी 3, ट्रिप्लॉइड हो जाता है वो। समझे इतना? और यहाँ पे ट्रिप्लॉइड का कैसे आएगा? देखो ध्यान से, इसका प्लॉइडी क्या हो जाएगा? एन, और इसका प्लॉइडी भी क्या हो जाएगा? एन। जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे आफ्टर फ्यूजन, जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो ये दोनों मिलकर के इसका प्लॉइडी क्या बना लिए? 2n हो गया, मतलब डिप्लॉइड ये बन चुका है। डिप्लॉइड बनने के बाद अब देखो ध्यान से, ये 2n स्ट्रक्चर तो बन गया, और ये जो है ये क्या लिखना है इस पे? पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म सेंट्रल न्यूक्लियस। सेंट्रल न्यूक्लियस प्लॉइडी कितना है इसका? 2n। आया बात समझ में? क्लियर? तो सारे के सारे किस हिसाब से क्या क्या फॉर्म करवा रहा है ये अच्छे से दिमाग में बिठाते हुए चलो। स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं लिखवा रहा, सारे के सारे मैं डायग्राम्स और फ्लो चार्ट में ही मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। एक भी एलिमेंट तुम्हारा है, एक भी टॉपिक तुम्हारा छूटेगा नहीं। क्लियर? सारा एनसीईआरटी के पूरे टॉपिक्स लाइन बाय लाइन लगभग लगभग पूरा कवर हो रहा है। ठीक है? बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, इतना इसको फटाफट ड्रॉ करो। ये डायग्राम मत बनाना, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, तो ये डायग्राम मत बनाना, तुमको अभी सिर्फ ये डायग्राम बनाना है। हो गया कंप्लीट पूरा? ठीक, तो देखो इतना तो हो गया। अब इसके बाद यहां से हम लोगों ने मेल गैमेट्स भी बना लिया, इधर से फीमेल गैमेट भी बना लिया। ये जो एग दिख रहा है ना, ये एग, यही क्या है? फीमेल गैमेट है। क्लियर? तो ये पूरा जो एपरेटस दिख रहा है, ये पूरा एपरेटस ये तुमको क्या प्रोवाइड कर रहा है? फीमेल गैमेट
तो इसी वजह से ये पूरे एपरेटस को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। याद करो गैमेटोफाइट पिछले बार भी एक्सप्लेन किया हुआ था, वो बॉडी जो गैमेट प्रोड्यूस करता है, या मतलब कि वहां से और बीच में और दूसरा प्रोसीजर नहीं, जब ये बॉडी सीधा यहाँ से गैमेट प्रोड्यूस किया कि नहीं किया, किया ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइट, जो डायरेक्ट क्या करता है, सीधा गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। हो गया ठीक। अब देखो यहां तक मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूं, पूरा एकदम ध्यान से सुनो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग पॉलिनेशन में। क्लियर है, पॉलिनेशन वो जल्दी जल्दी होते जाएंगे अब और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ये दो टॉपिक अच्छे से याद हो गया है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस, हाँ, तो फिर आगे जो हम लोग करने टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो जल्दी जल्दी होते हुए जाएंगे। ठीक, क्योंकि अब तुमको समझने वाले एलिमेंट कम और याद करने वाले एलिमेंट ज्यादा देखने, समझने वाले का काम यहीं तक था। ठीक है, समझने वाले तक का काम यहीं तक था, और एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट बचा हुआ तुम्हारा एक्चुअल जो फर्टिलाइजेशन है वो। ठीक, ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग से करवा दे पूरा, सुनो पूरा सुनो ध्यान से। सबसे पहला जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, एक तो जो प्लांट होता है, इस प्लांट को क्या बोलते हैं, जिसके जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक, एंजियोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म के बाद फिर हम लोगों को इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, बहुत ऊपर ऊपर से निकालने वाले हैं। एंजियोस्पर्म के तुम लोग को दो पार्ट देखने, एक हो जाएगा मेल 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 पार्ट, एक हो जाएगा फीमेल पार्ट। एक्चुअली में पहले तो प्लांट के बारे में पूरा का पूरा देखना था, तो प्लांट का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो फ्लोरल ऑर्गन, फ्लोरल ऑर्गन टोटल दो टाइप से क्लासिफाइड होता है, एक होता है एसेंशियल ऑर्गन, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल ऑर्गन। एसेंशियल ऑर्गन में आ जाएगा तुम्हारा गायनोशियम और एंड्रोशियम। ठीक, और नॉन एसेंशियल ऑर्गन में क्या आ जाएगा, कैलिक्स और कोरोला। क्लियर है इतना, ठीक है, अब बन जाएगा ना वो सारा कुछ। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने देखा हुआ था एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के लिए हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, एंड्रोशियम मतलब क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग, पूरे के पूरे एंथर और फिलामेंट दोनों को, स्टेमेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, वही ना मेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्लियर, तो उठाओ सीधा उठाओ यहाँ से स्टेमेन। स्टेमेन के दो पार्ट बोलने का मतलब एक हो जाएगा एंथर, दूसरा हो जाएगा फिलामेंट। एंथर जो रहता है, एंथर के अंदर में तुमको क्या मिलने वाला रहेगा, पोलन सैक। अरे वहां पे भी पोलन सैक मिलेगा, वहीं पे फिर पोलन बनने वाला रहेगा। और नीचे में तुम्हारा क्या चीज रहता है, स्टॉक। स्टॉक जो रहता है उसके लिए क्या लिखे हुए थे, वेरिएबल थिन एंड इलॉन्गेटेड। उसका जो प्रोक्सिमल एंड रहता है किससे अटैच रहता है, थैलेमस से। ठीक, या फिर पेटल से। तो थैलेमस के लिए एपिटेपेलस बोले थे, और पेटल्स के लिए एपीपेटलस बोले हुए थे। क्लियर है, अगर पेटल्स के ऊपर में रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, एपीपेटलस, और थैलेमस के ऊपर में रहता तो एपिटेपेलस। क्लियर है, उस हिसाब से तुम्हारे वो हो जाएंगे, अरेंजमेंट के बेसिस पर उसको देख लिए। अब ऊपर में जो तुम्हारा एंथर है, एंथर के बारे में देख लो ध्यान से। एंथर दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, दोनों पार्ट्स को बोलते हैं लोब, तो इसीलिए एंथर को क्या बोला था, बाई लोब। ठीक, हर एक लोब में दो दो थीका प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसको डाई थीकस बोला जाता है, एक लोब के हिसाब से थीका लिया जाता है। क्लियर, इसका जो शेप रहता है ये टेट्रागोनल शेप में दिखता है, अरे वही ना दिखेगा, टेट्रागोनल शेप में रहता है। बीच में दोनों लोब्स को कनेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, दोनों ही लोब्स को वो कनेक्ट करके रखता है। इतना हो गया पूरा। इसके बाद फिर हम लोग देखने वाले थे उसमें से जो यंग एंथर होता है उसके वॉल लेयर्स। वॉल लेयर्स की बात करेंगे तो बाहर से अंदर की तरफ आओ, सबसे बाहर के लेयर को एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर थर्ड लेयर मिडिल लेयर, उसके बाद फिर टेपेटम। टेपेटम जो रहता है ये क्या होता है, हाईली न्यूट्रिटिव होता है, जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू को जो इसके अंदर में प्रेजेंट होगा उसको ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है इतना, तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा स्पोरोजिनस टिश्यू। अब स्पोरोजिनस टिश्यू को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान से देखो, स्पोरोजिनस टिश्यू जो रहता है ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, आपस में कैसे रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। बीच में इनका जो कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, अरे सेल से कनेक्शन को क्या बोलते हैं, पैदलो। दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करने वाला जो रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से ये सारे के सारे जो कौन से सेल्स हैं, स्पोरोजिनस सेल्स, ये जुड़े हुए रहते हैं। धीरे धीरे करके जब ये डेवलप करना चालू करता है तो इन्हीं सेल्स को सराउंडिंग कर लेगा कौन, कैलोस लेयर। कैलोस लेयर इसको सराउंड कर लेगा। सराउंड करने के बाद जो इनका जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन रहता है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद अब एक एक करके सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे, और हर एक जो वहां पे तुम्हारा सेल प्रेजेंट है वो फंक्शनल है। वो हर एक जो सेल रहेगा ये पोलन मदर सेल के जैसा बिहेव करने वाला है, और वो आगे चल करके मियोसिस परफॉर्म करेगा। मियोसिस परफॉर्म जब करेगा तो यहां से तुम्हारा दो स्टेप में मियोसिस कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में तुम्हारा बनेगा माइक्रोस्पोर डायर, दूसरे स्टेप में बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिर फाइनली
जो कैलोज लेयर था उसको डिकम्पोज करने के लिए कैलेज सीक्रेट होता है, कैलेज इसको डिकम्पोज करता है, फिर जो एक साथ कंबाइंड फॉर्म में 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर से ये क्या बन जाएंगे, फ्री माइक्रोस्पोर। समझ में आ गया, क्लियर है। अब फ्री माइक्रोस्पोर बनने के बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा ना। अब देखो, अब वहां से सबसे पहला जब फ्री माइक्रोस्पोर बन गया, फ्री माइक्रोस्पोर का बाहर में सेल वॉल होगा, सेल वॉल किसका बना हुआ रहता है, उसका सेलुलोज और पैक्टिन का। जब ये फ्री माइक्रोस्पोर बन गया है, फ्री माइक्रोस्पोर को बाहर से सराउंड कर लेगा एक लेयर, जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन। इसको एनसीईआरटी मोस्ट रेजिस्टिव एलिमेंट बोलता है, जिसको कि ना कोई खत्म कर सकता है, मतलब अमर है वो, क्लियर। स्पोरोपोलेनिन जो रहता है ये बीच बीच में गैप होता है, बीच बीच में गैप जो रहते हैं क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स, क्लियर। इन्हीं जर्म पोर्स के को यूज करते हुए पोलन ग्रेन जो रहता है वो बाहर आता है, क्लियर हुआ ये, ठीक है। अब समझो, यहाँ पे जो ये जर्म पोर्स है, यहाँ पे ये जो जर्म पोर्स है, बाहर में जर्म पोर्स आ गया है, अंदर में क्या है, अंदर में भी तो एक लेयर है भाई, अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट है। बाहर के लेयर को बोला जाता है एक्साइन, अंदर के लेयर को बोला जाता है इंटाइन, ठीक है। बाहर के लेयर को बोला जाता है एक्साइन, अंदर के लेयर को इंटाइन। फिर इसमें एसिमेट्रिक सेल डिवीजन होता है, पहले वैक्यूल फॉर्म होगा, वैक्यूल फॉर्म होने के बाद स्पिंडल फाइबर बनेंगे, स्पिंडल फाइबर फिर यहाँ पे सेल डिवीजन करते हैं। एसिमेट्रिक सेल डिवीजन होता है जिसमें से एक बड़ा सेल बनेगा, दूसरा छोटा सेल बनेगा। बड़े सेल के अंदर में छोटा सेल फ्लोट करते रहता है, ठीक है। बड़े सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और छोटे सेल को जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल से क्या करता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। समझ में आया, मेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करेगा, जनरेटिव सेल। नंबर ऑफ जर्म पोर्स के हिसाब से भी हम लोगों ने पोलन ग्रेस को देखा हुआ था। एक जर्म पोर प्रेजेंट है तो उसको मोनोकॉल्पेट बोल रहे थे, 2 जर्म पोर्स थे तो डाइकॉल्पेट, और 3 जर्म पोर्स है तो ट्राइकॉल्पेट, ऐसे करते हुए मल्टीकॉल्पेट बन जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक, ठीक है भाई। तो इतने में से तुम्हारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी हो गया, और फाइनली हम लोगों ने वहां पे बना लिया था क्या चीज, पोलन ग्रेन, ठीक है। और मेगा स्पोरोजेनेसिस आज अभी बताने से पहले एक बार रिवीजन करवाया हुआ हूं, और बाकी ये सारी चीजों को तो अभी बताया भाई, दिमाग से उतरेगा नहीं, तो इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बन जाएगा यहां तक, ठीक, ठीक है। चलो, तो आज पॉलिनेशन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको कल। देखो, आज की हेडिंग लगा लो, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बेसिकली तुमको 3 टाइप्स देखने हैं, होते वो 2 ही टाइप के हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। बट तुम्हारे हिसाब से जो हम लोग को 3 टाइप से पॉलिनेशन देखना है, इसमें से सेकंड टाइप का जो पॉलिनेशन है वो दोनों में पूरा का पूरा 100% फिट नहीं बैठता, ना ही 100% वो सेल्फ पॉलिनेशन फिट बैठता है, और ना ही 100% वो क्रॉस पॉलिनेशन में फिट बैठता है। तो इसी वजह से हम लोगों को टोटल 3 क्लासिफिकेशन के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, और पॉलिनेशन जो है इसको हम लोग 3 टाइप से क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं ऑटो ऑटोगैमी। जो फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं उनको ऑटोगैमस बोला जाता है, क्लियर है, उनको ऑटोगैमस फ्लावर्स बोला जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के बाद एक होता है इसमें से जीटोनोगैमी, ठीक, और एक हो जाएगा इसमें से जीनोगैमी। हाँ, ये जीटोनोगैमी है और वो जीनोगैमी है, क्लियर हुआ। अब देखो, ऑटोगैमी या फिर ऑटोगैमस फ्लावर हम लोग उन फ्लावर्स को बोलते हैं जिनमें खुद का पोलन ग्रेन उसी के ओवरी तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आ गया, मतलब सेम फ्लावर का जो पोलन ग्रेन रहेगा सेम फ्लावर के ही ओवरी तक पहुंचने वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन, पोलन एंड, हाँ नहीं आज मत लिखवा, सुन लो खाली, अच्छा सुन लो खाली, आज मत लिखो, कल लिखवाएंगे। ऑटोगैमी का मतलब सेम फ्लावर के एंथर और एग यूज होंगे, ठीक है। जिटोनोगैमी का मतलब होता है फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे लेकिन प्लांट सेम होगा। एक ही प्लांट के एक फ्लावर का एंथर जो रहेगा वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, क्लियर है। तो आप समझो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जिटोनोगैमी, क्लियर। और 2 डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के पास अलग अलग क्या आएंगे, अलग अलग फ्लावर से
पोलन ग्रेस आएंगे तब उसको हम लोग बोलते हैं जीनोगैमी। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये? आगे देखो, ऑटोगैमी जो है इसमें तो पता चल गया कि सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है। इसमें तो ये 100% कंफर्म हो गया कि ये क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। अगर इसको देखोगे तो सेम प्लांट का होने की वजह से पोलन ग्रेन्स के जीन्स तो सेम होंगे। एक फ्लावर के पोलन ग्रेन का जो जीन होगा वो दूसरे फ्लावर के भी पोलन ग्रेन का सेम जीन होगा। समझ में आया? तो जेनेटिकली सिमिलैरिटी रखते हैं सेम प्लांट के पोलन ग्रेन। तो जेनेटिकली सिमिलर होने की वजह से इस टाइप का जिटोनोगैमी जो है इसको हम लोग जेनेटिक सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। समझ में आया? लेकिन अगर फिजियोलॉजिकली मतलब फिजिकली देखोगे, अगर उसको फिजिकली देखोगे तो दूसरे वाले फ्लावर से पोलन ग्रेन दूसरे वाले फ्लावर में गया हुआ है, और इस टाइप के पॉलिनेशन क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया? तो फिजिकली अगर देखोगे तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और अगर जेनेटिकली देखोगे तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। समझ में आ गया ये? हालांकि हम लोग को इसको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कंसिडर करना होता है। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो ठीक है भाई, इन तीनों का हम लोग कल एक एक करके 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए क्लास इतना ही था।